आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन की। हिंदी में कहते हैं इसे चिंतनशील शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूनिट 3 की। यूनिट 3 हमारी है चिंतनशील अधिगम, प्रकृति और उसके साधन। यूनिट 3 और यूनिट 4 ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है, कोरिलेट करती है। तो आप इनको एक दूसरे को मिला करके समझें। एक बार आप सोल की बुक जरूर मैच कर लें। देखिए, सोल की बुक जो आपको मिली होगी वो कुछ इस प्रकार की है, तो जरूर इसको मैच कर लें। सिलेबस दिखा देता हूँ। फर्स्ट यूनिट हम कवर कर चुके हैं, सेकंड भी हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट, या कह सकते हैं तीसरा अध्याय कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे आप जा करके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य स्नातक वन के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिचय की, या यूं कहें इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, चिंतनशीलता। सबसे पहले आप इस शब्द को समझिए। चिंतन, चिंतन को समझना जरूरी है। चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग। चिंतन का मतलब यहाँ पर चिंता से नहीं है, आप इसको चिंता ना समझ ले। चिंतन का मतलब है किसी विषय के बारे में गहनता से सीखना, किसी टॉपिक को गहराई से समझना, किसी व्यक्तिगत अनुभव को गहराई से सीखना। ये सभी कहलाता है चिंतनशीलता के अंदर। चिंतनशीलता का जो मेन मतलब है वो यही है कि आप किसी भी विषय के बारे में गहराई से सीख रहे हैं, है ना। डीपली सीख रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई कमी ना रह जाए, क्या उसमें खामियां रह गई है, वो सब कुछ चिंतनशीलता के अंदर आप सीख सकते हैं। चिंतनशील का कार्य है हमें प्रश्नों से जुड़े रहने में मदद करना। यानी कि जो भी विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो भी विषय के बारे में आप सोच रहे हैं, उससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों के साथ हमें जो चिंतनशीलता है वो जोड़े रखता है। कैसे जोड़े रखता है? क्योंकि कभी भी हम किसी भी विषय के बारे में जब आप सीखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो हम गहराई से सोच रहे हैं यदि हम, तो हम उसके प्रत्येक पहलू से जुड़े रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न से हम जुड़े रहेंगे। जैसे हमने क्या सीखा, हमने इसे क्यों सीखा, यह सीखना कैसे संभव हुआ, ये सभी क्या है? चिंतनशीलता का पार्ट है। ठीक है, ये सभी चिंतनशीलता का पार्ट है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो कैसे सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सीखने के एम्स क्या है, सीखने की गतिविधियां क्या है। ये सभी चीजें किस में आती है? चिंतनशीलता में आती है। इसके साथ साथ चिंतनशीलता में एक चीज और सिखाता है, क्या? कि सीखते समय जो हमने गलतियां की है, सीखते समय जो हमने गलतियां की है, उसमें किस प्रकार का सुधार किया जाए। क्योंकि हम कोई भी समस्या का समाधान जब ढूंढते हैं या करते हैं, या कोई भी विषय हम जब पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती है, जिसको बाद में रेमेडीज किया जिसको रेमेडीज के द्वारा दूर किया जाता है। तो ये चिंतनशीलता का एक अहम पहलू है कि हमें गलती में किस प्रकार का सुधार करना है। जो भी हमने सीखते समय गलतियां की है, उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है और किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, ये सब कुछ चिंतनशीलता के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि चिंतनशीलता आखिर होता क्या है, क्या मतलब होता है चिंतनशीलता का। आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चिंतनशील अधिगम के साधन की। किस प्रकार के चिंतनशील अधिगम के साधन होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग के अंदर व्यक्तिगत विषय पर चिंतन और प्रश्नों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि इसके अंदर कुछ व्यक्तिगत विषय पर चिंतन और उस प्रश्नों को रिकॉर्ड करने की, यानी कि लिखने की, रिकॉर्ड का मतलब यहाँ से क्या है? लिखने से है। लिखने की प्रक्रिया शामिल होती है। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम? किसी व्यक्ति के दैनिक अनुभव को शामिल कर सकते हैं कि व्यक्ति ने पूरे दिन में, ठीक है, क्या क्या अनुभव किया, अपने जीवन में क्या क्या अनुभव किया, वो सब कुछ हम लिख सकते हैं। पढ़ने के कार्य को हम लिख सकते हैं। वर्तमान घटनाओं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वर्तमान घटनाओं को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और विज्ञान प्रयोगों के बारे में शिक्षार्थियों के जो विचार है, उस सब को हम जनरल राइटिंग के अंदर काउंट करते हैं। जनरल राइटिंग के अंदर हम उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है चिंतनशील अधिगम का एक साधन है। इसके बाद बात करते हैं ब्लॉगिंग की। देखिए, ब्लॉगिंग से तो आप भली बात ही परिचित होंगे। आज के समय में, जो आज का टाइम चल रहा है, वर्तमान समय, इसके अंदर ब्लॉगिंग एक पॉपुलर चिंतनशील अधिगम के रूप में हमारे सामने आता है। क्योंकि ब्लॉगिंग से आप सभी परिचित इस प्रकार से है कि यूट्यूब पे आपको दुनिया भर के ब्लॉगर्स देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। वो आपको गहनता से सिखाते हैं, गहनता से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए, कोई फूड ब्लॉगर होता है,
तो वो आपको कितनी गहनता से दिखाता है ना, कितनी गहनता से सिखाता है किस प्रकार से खाना सर्व किया जाता है, किस प्रकार से खाना बनता है, किस प्रकार से खाने में क्या क्या मसाले आते हैं, क्या क्या चीजें आती है। तो वो आपको क्या दिखा रहा है, वो इसकी गहराई दिखा रहा है अच्छे से, है ना। तो ब्लॉगिंग को आप भली बात ही समझेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन की, सब्जेक्ट की, तो यहाँ हम बात सिर्फ शिक्षा और शिक्षार्थी और शिक्षक के बारे में ही करेंगे। तो इसमें किसी लिखित विचारों को रिकॉर्ड करना, किसी के लिखित विचार, मान लो किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने कोई विचार दिए, ठीक है, तो उसके लिखित विचारों को रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, किसी मुख्य शिक्षक के कोई विचार रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना और उसे सार्वजनिक स्थान पर साझा करना शामिल होता है ना। मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी बड़े मनोवैज्ञानिक ने कुछ अपने विचार रखे हैं, उसको आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आपने जो है किसी वर्कशॉप में या फिर किसी बहुत बहुत सारे जो आप लोगों से आप मिले हो, बहुत सारे छात्रों से आप मिले हो, तो उनके सामने आप उस चीज को साझा करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ब्लॉगिंग कहलाता है। शिक्षा में ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग जो है प्रारंभिक दिनों में मुख्य रूप से शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव, यानी कि जब स्टार्टिंग जो हुई थी ब्लॉगिंग की शिक्षा में, तो उसके अंदर शिक्षकों ने क्या क्या दिखाया था, उसमें दिखाया था अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, कक्षा की गतिविधियों को, यानी कि जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे थे, जो उनके विचार रहे हैं, जो कक्षा की गतिविधियां रही हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके उन्होंने शिक्षकों के सामान्य दर्शकों के सामने साझा किया था। तो ब्लॉगिंग भी क्या है, एक चिंतनशील अधिगम का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की। इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल्स। इससे भी आप भली भांति परिचित हैं, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का ना सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर शामिल है कंप्यूटर, टेलीविजन, ऑडियो वीडियो जैसी तकनीक। यानी ऑडियो वीडियो, कोई भी जो वीडियो है, ऑडियो वीडियो का मतलब होता है जैसे मान लो यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये कहलाता है ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो ना केवल सीखने की एक प्रक्रिया है, बल्कि एक ये प्रभावी चिंतनशील है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑडियो वीडियो होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि कोई भी विषय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब हम देखकर और सुनकर के सीखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क पर वो अधिक प्रभाव डालता है। हमारे मस्तिष्क के लिए वो एक अत्यधिक चिंतनशील उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मानव पूछताछ समूह। मानव पूछताछ समूह ये भी एक चिंतनशील अधिगम का एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव पूछताछ समूह में क्या शामिल है, इसमें विचार शामिल होते हैं, ठीक है, अभ्यास, अनुभव, इस प्रकार की चीजें शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट जाकर के किसी भी व्यक्ति से हम सीख सकते हैं, किसी भी स्थान पर जाकर के हम गहनता से चिंतन कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम गहनता से सीख सकते हैं, गहनता से चिंतनशील अध्ययन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें लोगों, स्थानों और चीजों के साथ साथ हम सीधे आमने सामने मुलाकात के माध्यम हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि सीधे डायरेक्टली जाकर के हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो कुतुब मीनार है, आपको कुतुब मीनार के बारे में बहुत कुछ जानना है ना, आप कुतुब मीनार के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है, तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर के बहुत कुछ गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, गहनता से सीख सकते हैं। या मान लो किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, व्यक्ति के बारे में केस स्टडी करनी है, तो आप डायरेक्ट जाकर के उस व्यक्ति से मिलेंगे, तो आपको अत्यधिक गहनता से सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मॉडल दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान जो इसके अंदर मॉडल दिया गया है, वो किस प्रकार से काम करता है। तो किस प्रकार से काम करता है, देखिए सबसे पहले हम जो है प्लान करते हैं किसी भी विषय के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, किसी भी स्थान के बारे में गहनता से चिंतन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं ना, योजना बनाते हैं। हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं योजना। योजना बनाते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं। एक्ट यानी कि हम एक्शन लेते हैं कि हमें किस प्रकार से क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किन तकनीकियों का प्रयोग करना है, किन गतिविधियों का प्रयोग करना है, क्या हमें समय लगेगा, क्या, ये सब कुछ क्या है, एक्ट के अंदर आता है कि हमें किस प्रकार से एक्शन लेना है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना कि हमने जो कुछ किया वो कैसा किया है, क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या हम सही समय पर सही काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऑब्जर्व करना। और लास्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जो आपने किया वो ठीक है, ठीक है, क्या उसमें कुछ खामियां तो नहीं है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये आता है लास्ट इसके अंदर, रिफ्लेक्ट करना। ये क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का एक मॉडल है जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। इसको आपको समझना है, एग्जाम के अंदर आप इस मॉडल को लिख सकते हैं। किसके लिए, चिंतनशील अधिगम के
साधन के रूप में आप इस मॉडल को लिख सकते हैं। एक और मॉडल इसके अंदर दिया गया है व्यक्तिगत विकास योजना का। ठीक है, व्यक्तिगत विकास योजना का, तो इसका फर्स्ट चरण होता है एस्टेब्लिश द पर्पस ऑफ डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन, यानी कि किसी भी विषय के लिए, ठीक है, किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट नीड, उसके बाद हम ज़रूरत को पहचानते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको डेवलप करने के लिए, इसको बनाने के लिए, समस्या को समझने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। उसके बाद लुक एट द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, ये डिसाइड करते हैं। फिर फॉर्मुलेट एक्शन, फिर हम एक्शन लेते हैं। फिर अंडरटेक डेवलपमेंट, फिर अंडरटेक डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमारा जो इसके अंदर आता है वो है रिकॉर्ड आउटकम्स। इसके बाद लास्ट आता है इवेल्युएशन, हमारा लास्ट होता है मूल्यांकन। सबसे लास्ट का हमारा जो पार्ट होता है इसके अंदर मूल्यांकन होता है। ठीक है, रिकॉर्ड आउटकम यानी कि जो हमने काम किया है उसके आउटकम्स क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, ये होता है रिकॉर्ड आउटकम। और लास्ट होता है इवेल्युएट करना। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी विषय के बारे में, कोई भी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में जब हम सीखते हैं तो हमारा लास्ट स्टेप होता है क्या, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के अंदर हम कुछ चीज़ें, कुछ उद्देश्य जो हमारे स्टार्टिंग में लेके हमने चले हैं, स्टैब्लिश करने से पहले हमारे कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या वो पूरे हुए हैं। वैल्यूएशन के अंदर हम ये देखते हैं क्या वो उद्देश्य, क्या वो एम्स हमारे पूरे हो पाए हैं, क्या हमने सब कुछ ठीक से किया है। वो सब कुछ किस में आता है, इवेल्युएशन में आता है। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो एक मॉडल ये दिया गया है व्यक्तिगत विकास योजना का, और एक मॉडल मैंने अभी आपको पीछे समझाया वो दिया गया है। लास्ट साधन है इसका, किसका, चिंतनशील अधिगम का। लास्ट साधन है संवाद। देखिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है, शॉर्ट में समझाया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए जाएंगे ना तो आपको एलेबोरेट करके लिखना है। ऐसा ना हो कि आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट लिखे आओ, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स आपको तब मिलते हैं तब आप पूरा का पूरा एलेबोरेट करके लिखेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो लास्ट स्टेप होता है संवाद। संवाद किसे कहते हैं, डायलॉग। इंग्लिश में कहते हैं इसे डायलॉग। संवाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक संवाद और एक होता है बाह्य संवाद। आंतरिक संवाद से अभिप्राय है, मान लो अपने घर में अपने माता पिता से कुछ सीख रहे हैं, कुछ डायलॉग कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ अपनी बातों को बता रहे हैं, माता पिता आपको अपनी बातें बता रही हैं, वो होता है आंतरिक संवाद। एक होता है बाह्य संवाद, जहाँ आप एक समूह के साथ संवाद करते हैं, है ना, एक समूह के साथ आप बताते हैं। जैसे मान लो जो शिक्षक है, शिक्षक एक समूह के साथ वाद विवाद करता है, वार्तालाप करता है, तो वो कहलाता है बाह्य संवाद। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर 3 है ये ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसके अंदर करा दी गई है। इसमें से ही क्वेश्चन बन जाएगा, ये आप ध्यान रखना। इसके अंदर से ये क्वेश्चन बनेगा जो आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।